सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है? इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री इंस्टेबिलिटी, उसका असर तो हिंदुस्तान को अवश्य पड़ेगा। चारों तरफ से घिर गया है भारत। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना को हो सकता है। टेररिस्ट अटैम्प्ट होते हैं वो थोड़े इजी हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी और एक बार फिर मेरे साथ हैं पीके सहगल सर, फॉर्मर मेजर जनरल। नमस्कार सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है सर आज, जहां हर जगह चर्चा हो रही है, सिर्फ नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं। नेपाल में जो कुछ हो रहा है सबको पता है कि जिस तरह से क्योस्क हुआ है, जिस तरह से वहाँ पे नेताओं की हत्या हो रही है, पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ है उसको भी जला दिया गया, उसका संसद को जला दिया है। लेकिन अगर इससे हटके अगर हम कुछ सोचें और इससे कुछ साल पहले की घटनाओं पे अगर हम ध्यान करें तो चाहे वो म्यांमार, बर्मा जिसे हम कहते थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी श्रीलंका हो, भारत के आसपास जितने भी देश हैं आप देखिए उनमें स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है सर कि भारत की कितना बड़ा खतरा है, भारत के बॉर्डर एरिया पे जो बसे देश हैं, भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है? हमारे नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री इंस्टेबिलिटी, उसका असर तो हिंदुस्तान को अवश्य पड़ेगा। अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उस आग का आज तो कुछ आएगी, गरमाइश तो आपके ऊपर भी होगी। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरा है। पहले अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आई, आज पाकिस्तान में कंगाली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है। पीओके में, बलूचिस्तान में, सिंध में बवाल बचा हुआ है। बिल्कुल, आपने 3 और देश गिना दिए जहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उसके साथ ये सब देश। फिर उसके बाद में श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी आई। जी। फिर उसके बाद में मालदीव में इंस्टेबिलिटी आई, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी है। यानी दूसरे लफ्जों में हिंदुस्तान के कंप्लीट नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी बिल्कुल चारों तरफ से घिर गया है भारत। और इसका केवल और केवल फायदा जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना को हो सकता है, क्योंकि खास करके नेपाल का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर बड़ा पोरस बॉर्डर है। उस उतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है जिसकी आवश्यकता है। आसानी से घुसपैठ हो सकती है, फेक करेंसी आ सकती है, जान और माल का नुकसान हो सकता है। और इसका फायदा जो है पाकिस्तान के अलावा चाइना भी कर सकता है और कर रहा है। 3 चीज आप बता रहे हैं कि किससे खतरा है, तो चाइना और पाकिस्तान से खतरा, और दूसरा आप कह रहे हैं कि फेक करेंसी आ सकती है, ड्रग्स भी काफी मात्रा में आ सकती है, और दूसरा कि जो टेररिस्ट अटैम्प्ट होते हैं वो थोड़े इजी हो जाएंगे क्योंकि आसानी से आप कह रहे हैं प्रवेश हो जाएगा। एक बात और जो चर्चा में चल रही है सर, लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्या जो इसके आसपास देश है, क्योंकि भारत पे लगता है इतना बस नहीं चल रहा है, जो देश नहीं चाहते कि भारत आगे जाए, तो क्या जानबूझकर भारत के पड़ोसी देश में कुछ देश, यहाँ मैं कह रही हूँ कुछ देश जानबूझकर इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं? इसमें किसी तरह कोई शक नहीं। इसको अमेरिकन डीप स्टेट जो है बड़े पैमाने पर जो है इंटरफेयर कर रही है। उन्होंने बांग्लादेश में भी इंटरफेयर किया, म्यांमार में भी इंटरफेयर किया, नेपाल में भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन डीप स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ चाइना जो है, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ गड़बड़ की हुई है। श्रीलंका में, मालदीव में, म्यांमार में भी चाइना इन्वॉल्व है, बांग्लादेश में भी चाइना इन्वॉल्व है। और सारियों का जो है फायदा जो है चाइना और पाकिस्तान उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि फेक करेंसी आ सकती है, ड्रग्स आ सकते हैं, असला आ सकता है, वेपन्स आ सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकती है और इंसर्जेंसी बढ़ सकती है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। और साथ ही साथ जो हमारा वल्नरेबिलिटी है चिकन नेक एरिया, वहाँ पे बांग्लादेश के साथ मिलकर और पाकिस्तान के मिलकर चाइना जो है उस वल्नरेबिलिटी को बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट कर सकता है। वहाँ जो 20 किलोमीटर दूर पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का एयरफील्ड है, उसको रीजनरेट कर रहा है, जिससे हिंदुस्तान का चिकन नेक एरिया जो है, जिसके माध्यम से पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अलग की जा सकती है, उसमें खतरा बहुत बढ़ जाता है। एक बात यहाँ पे भी आ रही है कि पिछले कुछ सालों से हम जिस तरह से देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है, जिस तरह से चाइना से हम लोग बिल्कुल आंखों से आंखों मिलाकर अब बात करते हैं, किसी चीज से डरते नहीं है, कोई प्रेशर नहीं झेल रहे। अब अमेरिका का शुरू हो गया, जिस तरह से ट्रम्प सरकार ने टैरिफ लगाया, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि नहीं हम झुकेंगे नहीं। इस तरह से तमाम वो देश जो पहले प्रेशर डालते थे इंडिया पे, और इंडिया कहीं ना कहीं झुक जाता था धमकी के कारण, अब नहीं झुक रहा है। इंडिया पे बस नहीं चल रहा है तो और पड़ोसी देशों को इंस्टेबल किया जा रहा है। ऐसे में हमारा जो देश है, भारत है, वो किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी? आप सोचते हैं किस तरह से मोदी सरकार है, उसके जो अपने मित्र देश है, जो समझता है, मोदी सरकार समझते हैं कि हमारे मित्र देशों किस तरह से इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं? देखो, हमारे जो मित्र देश है, सबसे बड़ा जो फ्रेंड है, इसराइल है, फ्रांस है, रशिया है,
और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, खास करके जो पाकिस्तान के समर्थक थे, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत वगैरह, वो सारे के सारे थे हिंदुस्तान के समर्थक थे, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इट्स द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। और सारे के सारे जानते हैं कि उनका जो ऑयल है और गैस है वो अगले 15-20 साल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, और हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक कंटिन्यूटी है, और उनको साफ तौर पर नजर आता है कि लीडरशिप बड़ी डिसाइसिव और बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जी जी। और इससे निवेश करने में रिस्क बिल्कुल कम है निस्बत बाकी देशों के। तो सपोर्ट क्या मिलने वाला है, जो सिचुएशन इस समय इंडिया के साथ चल रही है, और किस तरह से इंडिया को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि उसके अपने मित्र देश भी उसके आसपास ही हैं। देखो, हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पे आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है। अगर इंडो पैसिफिक को सिक्योर करना है तो क्वाड का कोई मीनिंग ही खत्म हो जाता है अगर हिंदुस्तान अपने आप को अलग कर ले। जी जी। और हिंदुस्तान का चाइना के नज़दीक आना या रशिया के नज़दीक आना देश के लिए और अमेरिकन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खतरा है। और इसी को निगाह में रखते हुए पिछले 48 आवर्स में, पिछले 4 दिन में ट्रंप ने 2 बारी हिंदुस्तान के खिलाफ जो है मॉडिफाई किया है। जी जी। उन्होंने अपने ट्वीट किया है कि मोदी जो है उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, वो जल्दी मोदी से बात करेंगे, और ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है, और उनको लगता है कि जल्द ही इसका कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। जी जी। लेकिन उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो बोसात नवारो, इसका कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। जी जी। लेकिन उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो बोसात नवारो, वो कुछ जी जी कंडीशन लगा रहे हैं। जी उन्होंने 3 कंडीशन लगाई है कि पहले हिंदुस्तान जो है रशिया से ऑयल खरीदना बंद करे, जी जी। दूसरा हिंदुस्तान अपने आप को ब्रिक्स से दूर करे, और तीसरा हिंदुस्तान जो है हर प्रकार से अमेरिका को और डॉलर को सपोर्ट करे। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम वही करेंगे जो हमारे हित में, हम जी, ऑयल जी। खरीदना बंद नहीं करेंगे कुछ नहीं। जहाँ तक हम ब्रिक्स से अलग नहीं होंगे। हम डॉलराइजेशन को भी बिलीव नहीं करते, लेकिन ब्रिक्स कंट्री जो है उनके साथ हमारा जो भी कारोबार है वो केवल इंडियन करेंसी है। बस सर यही बात आ रही है कि जो ये सरकार है ये झुक नहीं रही है, और उसका जो एक तरह से, क्योंकि भारत पे बस नहीं चल रहा है, मोदी सरकार पे बस नहीं चल रहा है, हमारी स्टेबिलिटी पे बस नहीं चल रहा है, तो पड़ोसियों को इनस्टेबल किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार, आपको क्या लगता है किस किस तरह के ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप इतने साल मिलिट्री में भी रहे हैं, इतने अच्छी पोस्ट पे रहे हैं, इस तरह की जब सिचुएशंस आती होंगी आपके टाइम में, तो देश कैसे निपटता है उससे, किस तरह से हमारी आर्मी या हमारे और तमाम फोर्सेज हैं वो निपटती हैं सिचुएशन में? देखिए, इसको बड़ा लाजमी, अगर आपने लेटेस्ट मिलिट्री परेड देखी है बीजिंग में, तो साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजिंग में चाइनीज आर्म फोर्सेज हमसे क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली बहुत आगे चली गई। जी जी। हमको 10 साल यकीन करना है कि 10 साल हमारी डिसाइसिव लीडरशिप रहे, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रही, और 10 साल किसी प्रकार से हिंदुस्तान किसी युद्ध में इन्वॉल्व ना हो। पीस हिंदुस्तान को चाहिए, ताकि हमको 10 साल से 15 साल लगेंगे अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, ताकि हम सारे पड़ोसियों के ऊपर हावी हो सकते हैं। और जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना से हम किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे। जी जी। तो अब नेपाल जो सिचुएशन आ रही है, फिर एक बार मैं फिर नेपाल की बात कर रही हूँ, किस तरह से हमारी सरकार इससे डील करेगी? आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस से किस तरह की स्ट्रैटेजी बनेगी कि यहाँ जो कुछ हो रहा है इस समय नेपाल में, हमारी सरकार किस तरह से डील करेगी? हमारी सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन करें। अगर बांग्लादेश के समय इनको लगा कि हिंदुस्तान की सरकार जो है बांग्लादेश के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थी उनके सपोर्ट में थी, जिसका नतीजा हुआ कि वो एंटी हिंदू हो गए, एंटी इंडियन हो गए। अभी हिंदुस्तान की सरकार को स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखना है, यकीन करना है कि किसी प्रकार से किसी पार्टी को भी सपोर्ट ना करे, बिल्कुल ये ना लगे कि जी जी, ताकि, और वहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिबल है, जो देश में लॉलेसनेस को खत्म कर सकती है, और वो है मिलिट्री। और हर प्रकार से उनकी मिलिट्री को तमाम सपोर्ट करे जो उनको सपोर्ट की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने 4 जो कंटिन्यूअस स्टेट्स हैं, जैसे कि सिक्किम है, उत्तराखंड है, बिहार है, यूपी है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर इंट्रूजन हो सकती है, गलत कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा पहले ड्रग्स आ सकती है, असला आ सकता है, वेपन आ सकता है, जी जी जी, वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और मजबूत सकता है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट आपने बोली है, और मुझे भी बहुत, ये बांग्लादेश में जिस तरह से हमने सपोर्ट किया शेख हसीना को, और बांग्लादेश से हमारे अच्छे संबंध थे, लेकिन वो संबंध बिगड़ गए। नेपाल में आपका कहना है कि इस समय इंडिया को वेट एंड वॉच करना चाहिए? इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं। हिंदुस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट इसी से होगा कि वेट एंड वॉच, और किसी पार्टी को कोई सपोर्ट न करे। 2000 से 2025 तक
नेपाल में 19 नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 6 बारी कॉन्स्टिट्यूशन बदली हुई है और 19 जो है उनमें से 12 जो है 3 परिवार के, दाल परिवार के, जुबा परिवार के और केपी ओली शर्मा, और ये सारे के सारे केपी ओली शर्मा और उसके 5 प्रीडिसेसर सारों के ऊपर बड़े गंभीर करप्शन के केस हुए। जब इनकी सरकार चली जाती, नई सरकार जाती है, मिलीजुली एक दूसरे की रक्षा करते हैं और वहाँ के यूथ जो है उनको साफ तौर पर बताया था कि वो जितना मर्जी पढ़ लिखे रहे, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी अच्छी नौकरियां जो है इन लोगों के मिनिस्टर्स के, इनके बच्चों को, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट थी। आज नेपाल का जो पर कैपिटा इनकम है इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और 1000 पीपल आर माइग्रेटिंग एवरी डे आउट ऑफ नेपाल फॉर सीकिंग जॉब्स एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स सर आप यहाँ बता रहे हैं। 1000 लोग रोज निकल रहे हैं नेपाल से। तो इनस्टेबिलिटी जो, और एक बात, 2-3 बात यहाँ पे सर आपने बताई है जो बिल्कुल एक बार मैं फिर रिपीट करूंगी। तो आप बिल्कुल आपने साफ कहा है कि बांग्लादेश की तरह हमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी को हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और 2020 से 2025 तक आप बताते हैं 19 प्राइम मिनिस्टर बदले जा चुके हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब पावर में आते हैं। तो इसलिए साइलेंस रखना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो हमारे साथ हमेशा फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर होते हैं। हम समय समय पर इन पे पॉलिटिकल चीजों की या डिफेंस से रिलेटेड या कोई और चीज है उन पर डिस्कस करते हैं और सर के पास हमेशा ही हम कहते हैं हर तरह की जानकारी होती है, अपडेट रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।